केवल पिता ही वह इंसान होता है जो अपने बच्चों को खुद से ज़्यादा कामयाब देखना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। बेटा, ये कहाँ ले आए तुम दोनों मुझे? यह तो वृद्ध आश्रम है। तुम तो कह रहे थे चाचा जी याद कर रहे हैं बहुत दिनों से, इसीलिए थोड़े दिन मुझे मेरे भाई के यहाँ छोड़ने जा रहे हो। फिर गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी तुमने? कमल जी ने वृद्ध आश्रम को देखकर अपने बेटे दीपक से पूछा। दीपक बोला, पापा मैं आपको वृद्ध आश्रम ही छोड़ने आया हूँ। आपका कोई भाई भाई आपको याद नहीं कर रहा है। मगर यदि कल आपको बता देता कि आपको वृद्धाश्रम चलना है मेरे साथ, तो शायद आप आने के लिए तैयार ना होते, इसलिए आपको बिना बताए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। कार में आगे की सीट पर दीपक के बगल में बैठी हुई दीपक की पत्नी रेखा बोली, पापा जी टाइम वेस्ट मत कीजिए और कार से जल्दी उतर जाइए। हमें आपको छोड़कर पार्टी में जाना है। हमारे दोस्त हमारा इंतजार कर रहे होंगे। पहले से आपने हमारा टाइम बर्बाद कर दिया है। पहले आपको अपने कपड़े नहीं मिल रहे थे, फिर आपको अपना टूथब्रश याद आया और निकलते समय मम्मी जी की तस्वीर याद आई। एक एक सामान याद करने और लेने में आपने हमें पहले ही बहुत देर करवा दी है। कमल जी गाड़ी में बैठे बैठे गिड़गिड़ाते हुए बोले, ये तुम लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। मुझे मेरे भाई का नाम लेकर वृद्धाश्रम छोड़कर जा रहे हो। दीपक, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, और तुम मेरे सगे बेटे होकर मुझे यहाँ छोड़ने आए हो। दीपक बोला, पापा वैसे भी क्या कर दिया है आपने मेरे लिए? पढ़ा लिखा कर बड़ा करना हर माँ बाप का फर्ज होता है। अब इस उम्र में आपके लिए यही सही जगह है। फिक्र मत कीजिए, थोड़े दिनों में यहाँ आपके दोस्त बन जाएंगे, फिर आपका यहाँ मन लग जाएगा। कमल जी बोले, मुझे नहीं चाहिए बेटा दोस्त वो। रेखा बोली, पापा जी कौन सा घर? अब वह आपका घर नहीं है, समझे? अब वह हमारा घर है। आप यहाँ आराम से रहिए और हमें वहाँ आराम से रहने दीजिए, ताकि हम अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टीज कर सकें। वैसे भी आपको तो पार्टीज पसंद नहीं, इसलिए आपके लिए यही सही जगह है। दीपक भी रेखा की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ पापा, हमारे घर में भी अब ज्यादातर पार्टीज होंगी और हमें उसमें कोई रुकावट नहीं चाहिए। बेहतर है आप यहाँ रहें। कमल जी बोले, क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को इतना बड़ा करते हैं दीपक? दीपक ने कार में से उतरकर पीछे वाली डिक्की खोली और पापा का सामान निकाल कर नीचे फेंक दिया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, आप जाइए अंदर ताकि हम भी जल्दी से जा सके। कमल जी बेटे बहू का ऐसा व्यवहार देखकर दंग रह गए और चुपचाप कार से उतर गए। जैसे ही वह कार से उतरे, दीपक ने झटके से अपनी गाड़ी घुमाई और वहां से चला गया। रेखा बोली, अच्छा हुआ हमेशा के लिए बला टली। कमल जी ने अपना नीचे पड़ा सामान उठाया और भीगी पल के लिए अंदर विदर आश्रम में चल पड़े। अंदर से एक सहकर्मी आया और उसने कमल जी के हाथ से सामान ले लिया। सहकर्मी से कमल जी के आंसू छुप ना सके। वह बोला, बाबूजी रोइए मत। यहाँ आपके जैसे हजारों वृद्ध हैं, जिनको अपने ही बेटे बहू ने अपने ही घर से बेदखल कर दिया है। जब ये वृद्धाश्रम इतने बूढ़ों से भरा हुआ है, तो आप भी यहाँ रह सकते हैं। कमल जी ने पूछा, बेटा तुम हो कौन? सहकर्मी बोला, मेरा नाम राघव है बाबूजी, और मैं 5 सालों से यहाँ सभी की सेवा कर रहा हूँ। सच कहूँ तो सभी को यहाँ देखकर बहुत दुख होता है और मुझे ये बात सोचने को मजबूर कर देती है कि कैसे कोई अपने ही माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ सकता है। वैसे बाबूजी, आप मुझे अपना ही समझना और कोई भी काम हो तो मुझे आवाज़ देना। राघव कमल जी को उनका कमरा दिखाते हुए बोला। वैसे आपके साथ ऐसा क्या हुआ बाबूजी कि आप यहाँ पहुँचे? कमल जी कमरे के पलंग पर बैठकर रो पड़े और बोले, राघव मेरी पत्नी का निधन हुए 2 साल हो चुके हैं। मेरी पत्नी यशोदा के निधन के बाद मैं ज्यादातर बीमार ही रहने लगा। मुझसे 2 रोटी भी ना खाई जाती थी। एक दिन बहू रेखा से बोला, बेटा मुझसे ये रोटी सब्जी नहीं खाई जाती है, हो सके तो मेरे लिए अलग से खिचड़ी या दलिया बना लो। बस इतना कहते ही बहू मुझ पर भड़क पड़ी। आपको तो बस बैठे बैठे फरमाइशें सूझती रहती है, कभी यह बना दो कभी वह बना दो। मैं आपको क्या नौकरानी लगती हूँ? मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए। अब आपकी पत्नी तो दुनिया में नहीं रही, आपकी फरमाइशें पूरी करती थी और मुझ पर यह जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। बेटा दीपक भी उस दिन रेखा से बोला, रेखा बना दो ना खिचड़ी, खिचड़ी बनाने में भला कितना ही समय लग जाएगा। रेखा बोली, दीपक तुम्हारे पापा के लिए मुझसे अलग से कुछ न बन पाएगा, तुम इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दो। यह सुनते ही मैं डर गया। मैं बोला, बहू अब आगे से मुझे वृद्धाश्रम भेजने की बात मत करना। उसके बाद मुझे बहू जो खाने को देती मैं चुपचाप खा लेता, भले ही मेरा पेट भरता या ना भरता, मगर मैं उससे कुछ न कहता। एक दिन दीपक जब मुझे जेब खर्ची के पैसे दे रहा था, तो रेखा ने दीपक के हाथ से पैसे खींच लिए और बोली, क्या जरूरत है दीपक इन्हें पैसे देने की? पूरे दिन घर में पड़े रहते हैं, टीवी और बिजली का बिल बढ़ाते हैं। वह अलग खाने से को भी कुछ न कुछ देती रहती हूँ, तो उन्हें यह जेब खर्ची किस बात की दी जा रही है?
उस दिन से मुझे जेब खर्ची भी मिलना बंद हो गई। मैं तो चुपचाप ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहा था और साथ ही भगवान से प्रार्थना भी कर रहा था, हे भगवान मुझे जल्दी उठा ले। थोड़े दिनों बाद घर में दीपक और रेखा आए, अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टीज करने लगे। मेरे कमरे में को वो बाहर से ताला लगा देते थे। मैं उस छोटे से कमरे में पड़ा रहता था, मगर एक रोज रात को बाहर पार्टीज चल रही थी। मुझे कमरे में बेचैनी महसूस होने लगी, मेरा दम घुटने लगा तो मैंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। बहुत देर बाद दीपक और रेखा ने दरवाज़ा खोला और मुझे डांटने लगे। आज आपकी वजह से हमें अपनी पार्टीज जल्दी बंद करनी पड़ी और हमारे दोस्तों को ऐसे ही वापस भेजना पड़ा। दीपक भड़क भड़क कर बोला, आपने पूरा मूड खराब कर दिया आज। दोनों ने मेरा हालचाल बिना पूछा और वे लोग अपने कमरे में चले गए। और आज मुझे मेरे भाई के घर छोड़ने का झूठ बोलकर यहाँ वृद्धाश्रम छोड़कर चल गए। मैं गिड़गिड़ाता रहा, मगर दोनों ने मेरी एक न सुनी। कमल जी की सारी कहानी सुनकर राघव की आंखें भी झलक पड़ी। राघव बोला, बाबूजी आप चिंता मत करिए, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी और चाय लेकर आता हूँ। कमल जी ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने बैग में से यशोदा जी की तस्वीर निकाली। कमल जी धीरे धीरे वृद्धाश्रम में रचने बसने लगे थे, मगर उन्हें घर बहुत याद आता था। उनके घर के आसपास रहने वाले उनके सभी मित्र बहुत याद आते थे। सुबह सुबह सारे मित्र साथ में सैर सपाटे के लिए जाते थे और शाम होते ही सोसाइटी की बेंच पर। मगर कम से कम उस घर में यशोदा की यादें तो बसी हुई थी। तन्हाइयों में ही उन्हीं यादों के सहारे ही जिंदगी कट जाती थी। एक दिन कमल जी वृद्ध आश्रम में कुछ पेड़ लगा रहे थे कि उन्हें कमल जी के दोस्त शर्मा जी की बेटी रूपाली ने देखा और बोली, अंकल जी आप यहाँ कैसे? रूपाली को देखते ही कमल जी भाव विभोर हो उठे और उन्होंने सारी घटना रूपाली को बताई। रूपाली पेशे से वकील थी। दूसरे दिन ही दीपक के घर नोटिस पहुंच गया। नोटिस देखकर दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। दीपक बोला, घर खाली करने का नोटिस आया है रेखा। रेखा गुस्से से बोली, दीपक तुम भी बुद्ध ही रहोगे। पापा जी को वृद्ध आश्रम छोड़ने से पहले यह तो देख लेते कि घर का लोन उन्होंने पूरा भर दिया है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? दीपक बोला, अभी के अभी इस वकील के पास चलते हैं जिसने हमें ये नोटिस भेजा। दीपक और रेखा रूपाली के पास पहुंचकर बोले, हमें ये नोटिस क्यों आया है? हम इस घर के मालिक हैं। रूपाली ने अंदर से कमल जी को बुलाया और बोली, अगर तुम दोनों इस घर के मालिक हो तो यह कौन है? कमल जी को देखकर बेटा बहू हक्के बक्के रह गए और दीपक बोला, पापा आप बताइए इनको कि असली हकदार तो मैं ही हूँ इस प्रॉपर्टी का। कमल जी बोले, तुम असली हकदार कब से हो गए? उस दिन क्या तुम कह रहे थे कि मैंने तुम लोगों के लिए आखिर किया ही क्या है? तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तुम आज अपने पैरों पर खड़े हो, और बहू तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा। मगर तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया? मुझे इस उम्र में जब तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम लोगों ने मुझे वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। पाली बोली, कानून के अनुसार अगर बच्चे अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी उनका कोई हक नहीं होता। दीपक और रेखा दोनों कमल जी से माफी मांगने लगे कि पापा आप हमारे साथ ही रहिए, मगर हमें घर से मत निकालिए। रूपाली बोली, तुम दोनों अपने यह नाटक बंद करो। जो बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल देते हैं, ऐसे बच्चों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। कमल जी को रूपाली ने हौसला दिया था, जिससे कमल जी में वापस आत्मसम्मान लौट आया था। और वे बोले, तुम दोनों मुझे क्या रखोगे? मैं ही तुम दोनों को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करूंगा। दोस्तों, मैं आप सभी से, बेटे बहुओं से हाथ जोड़कर बोलती हूँ कि जितना प्यार आप अपनी सास ससुर की संपत्ति से करते हैं, उतना ही प्यार अपने सास ससुर से भी कीजिए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।